हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग सिंह और हम लोग देख रहे हैं M2 के वीडियो लेक्चर्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्या है कि जो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो हायर ऑर्डर का है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा हायर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ये इक्वेशन कुछ ऐसा गिवन रहेगा, राइट। मतलब हायर डिफरेंशियल इक्वेशन का कहने का मतलब है कि हमारा कितना भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकता है, n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, राइट। तो जैसे n की वैल्यू अगर जो रहेगी उसके बाद वो हमारा क्या होता जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा जो लीनियर हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का जो मेन फॉर्म होता है वो क्या होता है, a नॉट d टू द पावर n y बाई d x टू द पावर n, राइट, प्लस a1 d टू द पावर n minus 1 y divided by d into x to the power n minus 1 plus a2 d to the power n minus 2 y divided by dx n minus 2। अब प्लस में आगे बढ़ते चला जाएगा और लास्ट में हमारा क्या बचेगा, a टू द पावर n जो कांस्टेंट है और y बचेगा केवल, क्योंकि लास्ट में ये क्या हो जाएगा, एक टाइम पे ये जीरो हो जाएगा, n माइनस n हो जाएगा तो मतलब जीरो यानी 1 हो जाएगा, राइट। इज इक्वल्स टू में q हो जाएगा। अब जो हमारा ये कहता है कि जो इस इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है उसमें ए नॉट, ए वन और ए टू अप टू ए एन ये क्या है, जानने वाली बात है। तो ये जो हमारा ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन जो है वो हमारा कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, राइट। और जो क्यू है ये यहाँ पे आर एच एस साइड में, जो राइट हैंड साइड में जो हमारा क्यू है वो क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या हमारा क्या होगा, एक्स का फंक्शन होगा, राइट। तो हम क्या देखें हम लोगों ने कि ये जो हमारा मेन क्या होता है, ये फॉर्म होता है किसका, लीनियर हायर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, राइट। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी अगर इक्वेशन दिया हुआ होगा तो वो लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, वो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो जो हमारा पहला एग्जांपल है वो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में साइन एक्स, राइट। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा ये फॉर्म से कंपेयर करें, फॉर्म से जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, जब हम इस फॉर्म से जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारा n की वैल्यू क्या है, 2 है, राइट। जब n की वैल्यू 2 है तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो चेक करो। अब यहाँ पे 2 है तो अगला टर्म में क्या होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब इसके पावर में क्या है, 1 है, यानी 2 से वहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 से क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसलिए केवल यहाँ पे क्या बचा, y बचा, राइट। डी ऑफ 0 डिवाइडेड बाई डी एक्स कैसे हो सकता है, मतलब ये जो मेन इक्वेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए, अगर कंपेयर करेंगे तो होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे डी की पावर क्या है, 1, यहाँ भी डी की पावर क्या है, एक्स की पावर 1, राइट, माइनस प्लस y है, तो y है यहाँ पे केवल y है, तो इसका मतलब क्या होगा कि d की पावर यहाँ 0 होगा, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स टू दी पावर 0 इज इक्वल्स टू में साइन एक्स, ठीक है। यहाँ d की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल्स टू में साइन एक्स। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे q जो हमारा इस फॉर्मेट में है
तो इस इक्वेशन के लिए q क्या है हमारा, साइन x है। साइन x है क्यों, क्योंकि ये हमारा जो q है वो क्या है, x का फंक्शन होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। तभी हम उसको क्या कहेंगे कि वो इक्वेशन हमारा प्रॉपर क्या है, समझ में आया। तो हमारा ये जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन वो क्या है, q है, जो q की वैल्यू साइन x है और साइन x क्या है, x का फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशियल हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो ये हमारा इक्वेशन है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो मतलब क्या होगा कि ये भी हमारा क्या है, ये लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगर हम इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है, n की वैल्यू 2 है। और यहाँ पे अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, d की पावर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 के बाद क्या आना चाहिए, 1, यानी 1 के पावर जो होगा वो हमारा क्या है, 0 है। यानी ये इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस दे दो तो डी टू द पावर, यानी हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। और इसका हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 0 हो सकता है, माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 0, राइट। 0 क्यों हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे y वाला जो टर्म है सिंगल वाला वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मान लेते हैं हमारा क्या है, कोफिशिएंट 0 है। 0 से मल्टीप्लाइड हमने कर दिया इसमें टर्म में, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया टोटल। तो 0 लिखे या ना लिखे बात बराबर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये इक्वेशन हमारा क्या फाइनली क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है हमारा, ये जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, वो हमारा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है माइनस 3 dy बाई डी एक्स है प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। ये हमारा लीनियर हायर डिफरेंशियल ऑर्डर इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स है और यहाँ भी dy बाई डी एक्स है और इसका होल पावर में 2 है। बहुत लोग क्या समझते हैं कि ये तो यहाँ पे जब होल पावर स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है क्या, कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो स्क्वायर है वो क्या होगा, y का पावर में चला जाता है, राइट। ये क्यों, क्योंकि ये होल स्क्वायर में है, तो ये कभी भी d की पावर में नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है, क्या है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है और यहाँ भी dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है। मतलब एक इक्वेशन में दो सेम नंबर ऑफ ऑर्डर का टर्म है जो कि पॉसिबल नहीं होता है एक लीनियर इक्वेशन में, राइट। तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये जो इक्वेशन होगा वो लीनियर हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड में तो x का फंक्शन है, बट देखो ये वाले इक्वेशन में क्या है, ये हमारा यहाँ पे हायर डिफरेंशियल ऑर्डर क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 0 है, 1 वाला नहीं है, तो मतलब y है, राइट। और यहाँ x स्क्वायर भी है, जो q हमारा क्या कहता है कि जो q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए, तो x का फंक्शन भी है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिफरेंशियल टर्म है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, बट ये इक्वेशन लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि भैया हमने क्या कहा था, कोफिशिएंट जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारा क्या है, जो कोफिशिएंट है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का, वहां पे कोफिशिएंट क्या है, ये तो वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x भी प्रेजेंट है, इसलिए जो ये इक्वेशन होगा वो हमारा लीनियर हायर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं इसका
अब जो है फंडा ये आता है कि अब हम ये जो हमारा गिवन इक्वेशन है, क्या है गिवन इक्वेशन भाई? गिवन इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लें। जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ऊपर में, ताकि हमें आसानी होगा। तो ये हमारा इक्वेशन क्या था? ए नॉट डी टू द पावर एन वाई बाई डी टू एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन डी टू द पावर एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी टू द पावर एन माइनस टू y डिवाइडेड बाई डी एक्स टू द पावर एन माइनस टू अप टू, ये कहाँ तक जाएगा? ए टू द पावर एन तक जाएगा और ये y तक जाएगा। इक्वेशन में यहाँ पे क्या आएगा? q आएगा, राइट। ये हमारा जो फॉर्म था, ये हमारा लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म था। अब हमको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जहां जहां d बाई डी एक्स है, क्या है, क्या करेंगे? जहां जहां हमारा d बाई डी एक्स है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे? कैपिटल D से। तो जब हम कैपिटल D से रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो ये इक्वेशन, मेन इक्वेशन जो होएगा वो क्या बनेगा? ए नॉट d बाई डी टू द पावर एक्स, d इंटू डी एक्स टू द पावर n है यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं, y तो सब में कॉमन है, तो y जब सब में कॉमन है तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि y को हमने निकाल लिया। तो यहाँ से हमारा ये इक्वेशन क्या बनेगा? देख लो यहाँ पे। तो ये बनेगा हमारा सब में से, ये टोटल में से अगर हम y कॉमन निकाल ले तो y कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? a डी एन बाई डी एक्स टू द पावर n बचेगा प्लस ए वन डी एन माइनस वन बाई डी एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस अब टू जाएगा यहाँ तक और ये कहाँ तक जाएगा? ए एन तक जाएगा। इज इक्वल्स टू में क्या आएगा? क्यू तक आएगा, राइट। तो ये इक्वेशन को अब हमको क्या बोला मैंने, जहां जहां d बाई डी एक्स है वहां वहां हमको क्या करना है? पुट कैपिटल D पुट करना है। तो जब हम इसमें कैपिटल D पुट करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, बस d और d बाई डी एक्स जो है वो कैपिटल D से रिप्लेस होगा और जो पावर में है वो पावर सेम ही रहेगा, राइट। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगा? ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट होगा, ए नॉट डी कैपिटल D टू द पावर n प्लस ए वन डी टू द पावर n माइनस वन प्लस ए टू डी टू द पावर n माइनस टू। अब टू में क्या होगा? ए एन, और बाहर में हमने क्या निकाला था? सब में से कॉमन y निकाला था, तो y बराबर q हो गया, राइट। ये इक्वेशन को हमने रिप्लेस करने के बाद हमारा ये इक्वेशन का फॉर्म बन गया, राइट। तब हम ये जो हमारा इक्वेशन फॉर्म बन गया तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं क्या कि देयरफॉर एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू है। एफ ऑफ डी क्यों लिखे? एफ ऑफ डी का मतलब हमारा क्या होगा? कहने का मतलब होगा कि जो हमारा ये इक्वेशन बना वो किसका फंक्शन अब बन गया? कैपिटल डी का जो फंक्शन बना, फंक्शन ऑफ डी इज इक्वल्स टू, इंटू में मल्टीप्लाई है y जो हमने कॉमन निकाला था और इक्वल्स टू में क्या है? कैपिटल Q। मतलब ये जो हमारा इक्वेशन बना है वो किसका फंक्शन अब बन गया? कैपिटल D का फंक्शन बन गया, राइट। अब यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया भाई कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमें आएगा तो हम रिप्लेस करने के बाद, सारा चीज रिप्लेस करने के बाद हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। कहाँ तक? एफ ऑफ फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू तक पहुंच जाएंगे। अब देखो, अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमने बताया था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो हमको निकालना पड़ता है। कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए इस कंडीशन में कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो इस कंडीशन में हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं कि दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन पहले तो निकलता है, राइट। अलग अलग सॉल्यूशन निकलने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, उसके लिए अलग सॉल्यूशन निकलता है और जो हमारा राइट हैंड साइड है Q, उसके लिए अलग सॉल्यूशन निकलता है। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो सॉल्यूशन निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन,
क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या तो शॉर्ट में हम लोग कहते हैं CF, राइट। और जब हम राइट हैंड साइड के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, राइट। तो हमने क्या बोला कि जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन निकलता है, लेफ्ट हैंड साइड का अलग सॉल्यूशन निकलता है और राइट हैंड साइड का अलग सॉल्यूशन निकलता है। अब जो क्या है, दोनों का सॉल्यूशन तो हम लोग निकाल लिए अलग अलग। अब जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब कि जो इसका मेन आंसर होगा कंप्लीट सॉल्यूशन, वो क्या होगा भाई, तो जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए वो, प्लस जो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे राइट हैंड साइड के लिए, दोनों का प्लस मतलब द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल is known as what, complete solution। complete solution का अगर कोई definition पूछे तो क्या बोलोगे, the sum of complementary function of a given equation and particular integral of a given equation is known as complete solution, right। यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे हमको बढ़ने के लिए यहाँ पे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। अगर किसी कोई भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला होते हैं और कुछ केस होते हैं जो जिससे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आसानी से निकाल पाएंगे, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, जहां जहां पे हमने पहले तो हमने क्या पुट किया था कि d/dx के जगह पे हमने पुट किया था क्या, कैपिटल D पुट किया था। अब हमको क्या करना है, उतना तक तो कर लेना है, उसके बाद हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए d जहां जहां D है वहां वहां हमको क्या पुट करना है, m पुट करना है। तो जब हम जहां जहां D होगा वहां m पुट करेंगे तो हमारा वो जो इक्वेशन बनेगा वो किसके फंक्शन में बनेगा, m के फंक्शन में बनेगा। क्यों, क्योंकि हम D की जगह पे केवल क्या रिप्लेस किए हैं, m। तो ये जो इक्वेशन होगा और f ऑफ m जो क्या होगा उसको हम इक्वल्स टू 0 कर देंगे, राइट। तो जब हम जहां जहां D है वहां वहां m पुट करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, a0 m टू द पावर n प्लस a1 m टू द पावर n माइनस 1 प्लस अब 2 कहां तक जाएगा, an तक जाएगा, इज इक्वल्स टू में 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि हमने जब m के टर्म में इक्वेशन लिख लिया तो उसको हम लोग को 0 करना होता है, तभी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल पाएंगे, राइट। तो जो हमारा m का फंक्शन बन जाएगा और हम जब उसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो उस इक्वेशन को कहते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं, राइट। अब क्या होगा, जैसे जितना n का वैल्यू होगा ये हमारा क्या बन जाएगा, एक तरह से अगर n की वैल्यू अगर 2 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, अगर n का वैल्यू 3 होगा तो ये क्यूबिक बन जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। तो जितना पावर होगा उतना ज्यादा उतना हमें इस इक्वेशन का क्या मिलेगा, रूट्स मिलेगा। क्या बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, बचपन का मतलब 11-12 में हम लोग पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन का रूट्स निकालते हैं, राइट। तो जितना n की वैल्यू होगी उतना हमें क्या मिलेगा, रूट्स मिलेंगे, किसका, ऑक्सिलरी इक्वेशन का, इस इक्वेशन का उतना हमें रूट मिलेंगे। तब इसमें कंडीशन ये आता है कि 3 या 4 कंडीशन है हमारे पास। अगर कंडीशन क्या आता है, पहला रियल हो, जो रूट्स जो निकलेंगे वो रियल हो और डिस्टिंक्ट हो। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि मतलब जो हमारा रूट्स निकलेगा वो तो रियल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब कि सब अलग अलग होना चाहिए, राइट। अलग अलग होना चाहिए मतलब अगर हम मान लो हमारा इक्वेशन क्यूबिक है और m की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2 आया, 3 आया और एक आया -1/2, हमारे पास 3 रूट आ गए, 3 रूट। तो 3 रूट जब आ गए तो हमको इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना मतलब CF निकालना है। तो CF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू C1 e टू द पावर में 2x, मतलब जो जो
हमारा रूट्स निकलेगा वो क्या हो जाएगा, पावर में हो जाएगा, ई टू दी पावर में हो जाएगा, राइट। अगर इसको हम जनरल टर्म में लिखने के लिए चाहें तो अगर मान लेते हैं कि m की वैल्यू हमारे पास m1 है, m2 है और m3 है, मतलब 3 रियल रूट्स है और डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो इस कंडीशन में जो हमारा y की वैल्यू होगा, या कह सकते हैं कि हमारा जो CF होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट एक आगे मतलब ऐड होता जाएगा उसके कोफिशिएंट में, C1 e टू द पावर में m1x प्लस C2 e टू द पावर में m2x प्लस C3 e टू द पावर में m3x, ये होना चाहिए। अब देख लो, तो हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट है 2, 3 और -1/2 है, तो इस कंडीशन में हमारा जो CF निकलेगा वो क्या निकलेगा, C1 एक कांस्टेंट है, C1 C2 C3 वो ऐड होते जाएगा जितना आपके पास रियल रूट्स होंगे, राइट। C1 e टू द पावर में 2x, क्योंकि यहाँ पे 2 है, एक रूट है। अब अगला रूट क्या है, प्लस में C2 e टू द पावर में 3 है यहाँ पे, तो 3x हो जाएगा, प्लस C3 e टू द पावर -1/2x, क्योंकि यहाँ पे तीसरा रूट जो है वो क्या है, -1/2, राइट। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब अगर इसी में अगर हमारे पास अगर आ जाता क्वेश्चन, चलो देख लो, अगर हमारे पास आ जाता कि m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू अगर आ जाए, अभी इस क्वेश्चन को मत देखना प्लीज, यहाँ पे देखो जो कॉन्सेप्ट हम बताया अभी वो देखो। अगर हमारे पास m का वैल्यू कितना हो, 4 या 5 हो, मतलब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, राइट, ये हमारा रूट्स निकला है। तो रूट्स निकला है तो इसका जो CF होगा वो कैसे निकालेंगे, y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट पहले लिखेंगे C1 e टू द पावर में हमने क्या बोला कि जितने भी रूट्स होंगे वो x के पावर में लिखते जाएंगे, यानी 2x हो जाएगा, प्लस C2 e टू द पावर में क्या हो जाएगा, 3 है तो 3x हो जाएगा, प्लस क्या होगा, C3 e टू द पावर 4x प्लस C4 e टू द पावर में 5x प्लस C5 e टू द पावर में 6 है, और जितना भी आगे होगा वो आगे बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये हमारा निकल गया क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या कहता है हमारे पास, टाइप 2 आ जाओ। तो टाइप 2 हमारा कहता है कि अगर हमारे पास जो रूट्स निकल के आएंगे वो रियल तो होंगे लेकिन रिपीटेड होंगे, क्या होंगे, रियल तो होंगे लेकिन रिपीटेड होंगे। तो रिपीटेड का मतलब कि 3 2 बार आ गया और 4 और 5 आ गया, ठीक है। तो जब कोई भी रूट्स अगर रिपीटेड आएंगे तब हम उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, सेम ही लिखेंगे, बट जो हमारा कांस्टेंट जो CF लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, जो नंबर रिपीटेड में है वो तो पहले लिख लेंगे कि e टू दी पावर में 3x हो गया, क्यों, क्योंकि 3 हमारा रूट्स है तो हमारा e टू दी पावर में 3x हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, कितने बार रिपीट है, 2 बार, 2 बार रिपीट है, मतलब कि एक बार C1 लिखेंगे प्लस में C2 लिखेंगे और इसके साथ x मल्टीप्लाइड हो जाएगा, राइट। और प्लस ये तो अब इसका 2 बार जो हो गया वो इसका रिपीट का कहानी तो हो गया। अब जो हमारा ये रियल है वो रियल और डिस्टिंक्ट है 4 और 5, तो रियल और डिस्टिंक्ट के लिए हमने देखा कि कैसे हम निकाल लिखते हैं, तो हमारा कांस्टेंट आगे बढ़ते जाओ, C3 इंटू ई टू द पावर में 4 है तो 4x और 5 बचा तो C4 ई टू द पावर 5x। समझ में आया। अगर यही क्वेश्चन में रहता, क्या रहता भाई, देखो अगर यही क्वेश्चन में रहता हमारे पास कि m बराबर, m की वैल्यू अगर दी होती 2 2 2 3 4 5, तो इस कंडीशन में हमारा क्या रिपीट हुआ, 2 रिपीट हुआ, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स रिपीट हुआ। तब हम इसको क्या लिखेंगे, इसका CF लिखेंगे, मैंने बताया कि y इक्वल्स टू ई टू द पावर में जो है वो एक्सपोनेंशियल में तो पहले लिख लेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे अब, C1 मतलब पहला जो इसका होगा वो C1 होगा प्लस C2 इंटू एक्स
प्लस C3 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। मतलब एक एक एक्स की पावर क्या होगा, बढ़ते जाएगा जितने बार रिपीट होगा। तो अब प्लस ये 3 बार रिपीट हो गया, मतलब 3 बार ये कहानी तो हो गया, ये कहानी हमने 3 बार रिपीट कर लिया क्योंकि 3 कांस्टेंट टर्म आ गया और e टू द पावर में 2x लिख लिया। अब बचा क्या कि रियल और डिस्टिंक्ट। रियल और डिस्टिंक्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट C3 तक कांस्टेंट लिख लिया था हमने, लिखते हैं यहाँ पे C4 e टू द पावर में 4x प्लस C5 e टू द पावर में 3x बच गया प्लस C6 e टू द पावर में 5x, राइट। तो ये हमारा इसी का हो गया CF। अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्या होता, m की वैल्यू अगर होता 4 टाइम्स रिपीट होता कोई भी रूट्स, मान लो 3 3 3 3 4 5, तब हम इसका क्या लिखते, y इक्वल्स टू ई टू द पावर, पहले 3x तो लिख लें। अब हमारे पास अब क्या बचा, 3 बचा है, तो कितने बार हुआ है, 4 बार हुआ है। तो पहला टाइम्स लिखा तो C1 प्लस C2 x प्लस C3 x स्क्वायर अब प्लस C4 x क्यूब। क्यों, क्योंकि हमारा कितने बार रिपीट हुआ है, 4 बार। तो 1 2 3 4 हमने लिख लिया, ये कहानी इसका खत्म। प्लस में e टू द पावर 4x, क्यों, क्योंकि ये रियल और डिस्टिंक्ट है, और इनटू कांस्टेंट एक क्या जुड़ जाएगा C5 प्लस C6 इंटू ई टू द पावर में 5x, राइट। ये इसका आंसर हो गया। अब कुछ समझ में आ रहा है लॉजिक कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रियल और रिपीटेड में। ओके, तो ये हमारा हो गया टाइप 2 कंडीशन। टाइप 3 क्या होता है, टाइप 3 अगर हमारे पास कोई भी इमेजिनरी नंबर अगर रूट्स आता हो, क्या कि अगर कोई भी हमारा रूट्स जो है वो क्या आएगा, इमेजिनरी अगर आता हो, किस फॉर्म में, इमेजिनरी किस फॉर्म में आता है, अल्फा प्लस बीटा आयोटा आता है। ये इमेजिनरी रूट्स हमने पढ़ा होगा 11 12 में, प्लस माइनस। तो जब अगर इमेजिनरी रूट्स आए तो उस कंडीशन में हम CF क्या लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर अल्फा एक्स, अल्फा का मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगा ई टू द पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1 कॉस, जैसे एग्जांपल में हम देख ले, चलो एग्जांपल मान लेते हैं। हमारे पास हमने क्या बोला कि अगर m की वैल्यू अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा अगर हो, उस कंडीशन में हम CF क्या लिखते हैं, उस कंडीशन में हम CF लिखते हैं e टू द पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स लिखते हैं। अब हमारे पास मान लो m की वैल्यू है, क्या है भैया, m की वैल्यू हमारे पास मान लो 2 प्लस माइनस 3 आयोटा है, राइट। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो e टू द पावर 2x अल्फा हो गया ब्रैकेट में C1 कॉस, बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, तो कॉस 3x प्लस C2 साइन 3x, राइट। ये हो गया हमारा इसका CF। ठीक है, यहां तक समझ में आया कैसे करना है। ओके, तो हमारा जो फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या है, क्या कहता है भाई कि अगर हमारे पास क्या हो, रूट्स तो इमेजिनरी हो बट रिपीटेड हो, क्या हो, रूट्स तो हमारे पास इमेजिनरी हो लेकिन रिपीटेड हो, तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम करेंगे कि जो जितने बार रिपीटेड होगा, कितने बार रिपीटेड है यहाँ पे, 2 बार रिपीटेड है, ठीक है। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, y इक्वल्स टू ई टू द पावर अल्फा एक्स, अल्फा के वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2x हो गया।
अब रिपीटेड है, रिपीटेड कंडीशन में हमने देखा था कि जितने बार रिपीटेड होता है उतना कांस्टेंट और x की पावर में वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। हमने देखा तो सिंपल में, रियल और रिपीटेड में। उसी तरह से इमेजिनरी और रिपीटेड में क्या होगा कि C1 प्लस C2x जितने बार रिपीट होगा उतने बार आगे बढ़ता जाएगा कांस्टेंट के साथ में, x की पावर के साथ में, और cos 3x मतलब cos बीटा x और sin बीटा x, यहाँ पे भी वही होगा, राइट। चलो देख ले, क्वेश्चन देख ले एग्जाम्पल के तौर पे, यही देख लो। ये क्या है हमारा, m की वैल्यू जब हम हमारा है 2 प्लस माइनस 5 आयोटा है, और एक क्या है 2 प्लस माइनस √3 है, √3 है, राइट, √3 आयोटा होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि भैया ये तो हमारा रिपीटेड तो है नहीं, अलग अलग है, दोनों दोनों इमेजिनरी दो हमारे पास है, तो दोनों अलग अलग इमेजिनरी के लिए हम क्या करेंगे, e⁻ अल्फा x लिख देंगे, अल्फा x हमने लिख दिया। अब इमेजिनरी के लिए क्या लिखते हैं, C1 cos बीटा x, बीटा की वैल्यू यहाँ 5 है तो cos 5x प्लस C2 sin 5x, इसका हो गया। अब इसका कंडीशन एक ये बचा, इसके लिए क्या करेंगे हम, ये हमारा क्या है, बताओ जल्दी बताओ, ये क्या है, यहाँ पे आयोटा नहीं है, क्वेश्चन में आयोटा नहीं है, तो ये हम एज अ इसको कैसे ट्रीट करेंगे, 2 प्लस √3 एक ट्रीट करेंगे और एक क्या ट्रीट करेंगे, 2 माइनस √3, मतलब सिंपल हम क्या कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ रियल एंड नॉट रिपीटेड, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू एज अ इसको ट्रीट करेंगे। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, C3 इंटू e⁻ में जैसा है उसको वैसा लिख के x प्लस में C4 e⁻ में 2 माइनस 3 होल ब्रैकेट x, राइट। अब हम इसको एक क्वेश्चन के अनुसार देख लेते हैं, तो उससे ज्यादा हमको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा क्वेश्चन आता है वो किस बेसिस पे आता है और कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं, ये क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को हम लेते हैं d² y बाई dx² माइनस 3 dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू में 0। अब देखो ये क्वेश्चन हमको दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये इसमें क्या होगा, ये पहले चेक करेंगे कि हमारा जो है लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। ये तो दिख रहा है हमको कि है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है, इसका पावर में 1 है, 0 0 वाले में ये 0 हो गया तो y बच गया, और यहाँ पे q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू 0 है। तो हमने बताया था किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI, लेकिन PI हम कब निकालते हैं, RHS वाले साइड में। तो RHS वाले साइड में हम जब हमारा क्या है 0 है, तो मतलब हमको इसको क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, PI का वैल्यू क्या रख देंगे, डायरेक्ट 0, PI हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट CF सॉल्व करेंगे, जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। तो हमने क्या बताया था कि पहले हम इक्वेशन को फॉर्मेट में लिख लें, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम सब में y कॉमन है तो y को हम बाहर निकाल लें, y को जब बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, d² बाई dx² माइनस 3d बाई dx प्लस 2 इज इक्वल टू में 0 बचेगा। अब हमने क्या बोला था कि जहां जहां d बाई dx है वहां वहां क्या पुट करना है, कैपिटल D, मतलब क्या लिखेंगे, पुट d बाई dx इज इक्वल्स टू कैपिटल D, राइट। कैपिटल D जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, y ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लिया y कॉमन था हमारा। अब यहाँ पे क्या होगा, d का स्क्वायर हो गया माइनस 3d प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0। तो हमने क्या किया, जहां जहां d बाई dx है वहां वहां कैपिटल D पुट कर दिया, राइट। तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन गया, फंक्शन ऑफ d बन गया, फंक्शन ऑफ d हमारे पास क्या निकला, 0 आ गया, राइट। अब हम क्या बोलेंगे, ये तो हमारा फंक्शन यहाँ तक सॉल्व हो गया, फंक्शन ऑफ d तक हमने ले आ दिया। अब हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमने देखा था
कि जहां जहां डी है, किसमें, एफ ऑफ डी है, एफ ऑफ डी में, मतलब जहां जहां डी है वहां वहां हम क्या करेंगे, पुट डी इज इक्वल्स टू एम इन इक्वेशन 1। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, राइट। तो जब इक्वेशन 1 हम मानेंगे तो क्या होगा, डी की जगह m पुट कर दें, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा, तो ये हमारा आ गया, ये हमारा क्या था, एफ ऑफ एम था, जो कि हमारा 0 हो गया, राइट। अब इसको यहाँ से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स निकालो जरा भैया, इसका जब रूट्स निकालोगे तो इसका रूट्स आएगा m इज इक्वल्स टू, एक आएगा 1 और एक आएगा 2। ठीक है, यहाँ लिख दो r रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट। ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन था जिसका हमने रूट निकाला। ठीक है, जब रूट हम निकाल लिए तब हम CF कैसे निकालेंगे भैया, रूट हम देख लो क्या है रूट हमारा। तो रूट में हमने देखा, क्या देखा भैया, तो रूट हमने देखा कि हमारा जो रूट है वो क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो इसका CF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, CF निकालने के लिए हम करते हैं y इज इक्वल्स में C1 e टू द पावर 1x प्लस C2 e टू द पावर में 2x। ओके, तो ये हमारा CF निकल गया। और P हमने क्या देखा था, P हम किसका निकालते हैं, ये हमने निकाला LHS का, और P हम निकालते हैं RHS का। लेकिन P की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। तो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, और CF की वैल्यू क्या थी हमारी, C1 e टू द पावर 1x प्लस C2 e टू द पावर में 2x। कंप्लीट सॉल्यूशन, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया फाइनल आंसर। कब, जब हमारे पास क्या था, जब हमारे पास ये इक्वेशन था और ये इक्वेशन में RHS हमारे पास क्या था, 0 था। मतलब हमें इसमें PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमने क्या निकाल दिया, डायरेक्ट कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला और आंसर हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आप, 3 क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि आप घर पे ट्राई करेंगे अपने से। और अगर आपको कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। सो बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।